भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में कहीं भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो पहले केंद्र की मोदी सरकार लोगों को याद आती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का नाम आता है। भाजपा सरकार ने अपने लक्ष्यों में महिला सशक्तिकरण को हमेशा से ही प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद के दोनों सदनों से नारी वंदन बिल को पास कराकर नया इतिहास रच दिया है। 27 साल से लटके इस अधिनियम को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास कराना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीतियों को विपक्ष भी पसंद करता है। देश के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के क्रम में भाजपा सरकार का यह सार्थक कदम है। लोकसभा एवं प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। जिस प्रकार देश की सरकार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, उसी प्रकार प्रदेश की भाजपा सरकार भी महिला उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आज लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं प्रदेश की महिलाओं के विकास का आधार बन रही हैं। श्री विजयवर्गीय ने आगे कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चित्रकूट से 3 सितंबर से हुई थी। चित्रकूट हमारे आराध्य प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। सनातन के सम्मान और विरासत के उत्थान का जो बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है, उसे पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है। शेष 4 यात्राएं प्रदेश के अन्य 4 छोर नीमच, मंडला, श्योपुर और खंडवा से शुरू हुई। प्रभु राम के आशीर्वाद और जनता के निरंतर साथ ने 1643 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को सफल और सार्थक बनाया है। इस यात्रा के तहत प्रदेश के 51 जिलों के 210 विधानसभाओं तक हम पहुंचे और 25 लाख से अधिक मतदाताओं से सीधा संवाद किया। यात्राओं में कुल 1000 स्वागत स्थल, 670 से अधिक रथ सभाएं, 200 से अधिक मंच सभाएं, 50 बड़ी जनसभाएं अगर संभव हो पाई तो उसका श्रेय हमारे भाजपा कार्यकर्ता और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जनता को जाता है। यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश भाजपा परिवार में करीब 14 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमें यह अनुभूति हुई है कि प्रदेश के हर गांव, गली, कस्बे के घरों में कम से कम एक सदस्य भाजपा का है। इन्हीं एक सदस्यों के बल पर भाजपा करोड़ों सदस्य वाली पार्टी बन गई है। बता देना चाहते हैं कि मोदी जी ने नर्मदा एक्सप्रेस वे दिया है, चंबल एक्सप्रेस वे दिया है, प्रदेश के रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों का विकास हुआ है, पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर का विकास सुनिश्चित किया है। हाल ही में बीपीसीएल के नए प्लांट की नींव रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल गरीबों की समस्याएं दूर की हैं, बल्कि उनके आय का साधन भी सुनिश्चित किया है। आज हर गरीब के घर का सपना साकार हुआ है, मुफ्त इलाज का सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता धारकों को सरकार द्वारा कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मध्य प्रदेश में जन धन योजना के माध्यम से 3 करोड़ 7 लाख महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। भाजपा सरकार ने गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मध्य प्रदेश की 82 लाख 2000 महिलाओं को रसोई के काले धुएं से छुटकारा मिला है और गरीबों का अपने घर का सपना आज पीएम आवास योजना से साकार हो रहा है। धूप, गर्मी, बारिश से सुरक्षित रहने के लिए आज उनके सिर पर पक्की छत है। पीएम आवास योजना के माध्यम से प्रदेश में 44 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है। वहीं लाखों आवास निर्माणाधीन हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 71 लाख से अधिक घरों में शौचालय बने हैं और इसके माध्यम से स्वच्छता की मिसाल भी चल रही है और गरीबों को बीमारियों से भी बचाया जा रहा है। साथियों, भाजपा सरकार ने महिलाओं और बेटियों के दर्द को महसूस किया है, इसलिए जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में 64 लाख से अधिक घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का काम किया गया है। भाजपा सरकार की आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब वंचितों के लिए वरदान साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 30 लाख लोगों का निःशुल्क उपचार कराया गया है और देश के छोटे किसानों को खाद और बीज खरीदने में सहूलियत
हुई है, उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, इसके लिए भाजपा सरकार ने देश के हर लाभार्थी किसान के खाते में यहां पर 6,000 रुपये सालाना ट्रांसफर कर रहे हैं और केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मिला करके अब प्रदेश के लगभग 92 लाख किसानों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता मिलने जा रही है। साथ ही प्रदेश के विकास करने, सेवा करने के चलते ही हमें सभी क्षेत्रों से जनता का आशीर्वाद मिला है। जनता के आशीर्वाद की देन है कि आज प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य बना है। प्रदेश में आप सभी के आशीर्वाद से एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित कर रही है। इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, चुनाव प्रबंधन समिति के नगर संयोजक बाबू सिंह रघुवंशी, गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भाई वघानी और मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी और सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारा जीवन सार्थक हो गया। ये दिन देखने के लिए तो हम तरस रहे थे। मोदी जी ने पूरे देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाया। आज विश्व के अंदर, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया के अंदर महिला सशक्तिकरण के नाम पर यदि कोई सरकारें पहचानी जाती तो वो हमारी केंद्र की सरकार। पिछले दिनों जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधित्व के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, अब देखिए, बहुत सरकारें बात करती थी पर कभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंची। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशल राजनीतिक रणनीति है कि लोकसभा में भी लगभग सर्वानुमति हुई, लगभग बोल रहा हूं मैं, और राज्यसभा में तो सर्वानुमति से पास हुआ। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कुशल राजनीतिक रणनीति है, और विपक्ष को भी बाहर निकलने के बाद भले ही कुछ भी बयान दे, पर अंदर बैठने के बाद उनको लगता है कि वास्तव में देश का नेता यही है, और इसीलिए उन्होंने समर्थन भी किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सारा देश उनको नेता मानता है और विपक्ष भी अंदर ही अंदर उनको अपना नेता मानता है। जहां केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पहचानी जाती है, वैसे ही राज्य की सरकार भी। यदि आप देखें, हम 2003 में मध्य प्रदेश में आए, तब से देखें आप लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गांव की बेटी योजना, लाडली बहना योजना, ये सब महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। और हमें गर्व ये कहते हुए कि हमने महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए सर्वाधिक कड़े नियम बनाए और सरकार की ओर से फैसिलिटेट किया। आज महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई अपमान करने वाला कृत्य न हो, इसके लिए कानून बनाने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो महिला सशक्तिकरण का विषय या किसान की उन्नति का विषय, हमने 2003 से 2014 तक सिंगल इंजन की सरकार थी, 2014 से आज तक डबल इंजन की सरकार थी, और उसका लाभ प्रदेश को दिखा है। अभी आप देख रहे थे जीडीपी हमारी माइनस में थी, अब 24.16 हो गई। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी राज्य के लिए कि 2003 में उसकी जीडीपी माइनस में थी, वह जीडीपी बढ़कर औद्योगिक हम विकास दर की बात करें, औद्योगिक विकास दर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो -61 था, आज 24 है। हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग,
मध्य प्रदेश एक सेफ जोन दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसका असर हमें जन आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिला। लोगों ने कहा कि देखिए, हमारी सरकार थी, हमारी इंडस्ट्री डल गई, हमारे गांव के 50 लोग यहां लग गए। मैं नर्मदापुरम, बुदनी इधर जब गया, मैंने देखा कि वहां पर महिलाएं इंडस्ट्री में काम कर रही। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे जाते हैं? बोले कि कंपनी की बस आती है, घर पे लेकर हमको छोड़कर आती है, महिलाएं काम कर रही, बड़ी संख्या में। तो आज औद्योगिक विकास दर भी हमारी बढ़ी है। अभी आपने उत्पादन भी, कृषि उत्पादन हमारा बढ़ा है। कृषि उत्पादन इसलिए बढ़ा है कि हमने खेत में पानी पहुंचाया है और बिजली पहुंचाई, और उसके बाद उस उत्पादन को हमने खरीदा है एमएसपी का रेट देकर। तो आज कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की जो 3% थी, आज 18% हो गई। 6 गुना बढ़ी है कृषि विकास दर। आज ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का हमने काम किया है। उसका असर ये होता है कि शहरों के अंदर व्यापार बढ़ता है। तो जब शहरों के अंदर व्यापार बढ़ता है तो जीएसटी बढ़ती है, और जीएसटी बढ़ती है तो फिर सरकार का बजट बढ़ता है। और इसका उदाहरण मैं बताता हूं कि 2003 में हमारा बजट मात्र 30-35 हजार करोड़ का था, आज वो 3 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने शहर को प्रभावित किया और शहर ने हमारे बजट को प्रभावित किया, और इसलिए हर क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा है, हर क्षेत्र के अंदर काम हो रहे हैं। और इसीलिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जो हमें जनता का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, हम बहुत दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने ही वाली है, बन गई, ऐसा मानकर चलिए। कांग्रेस के लोग जरूर कहीं ना कहीं व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे, और जनता ने ही उनको खारिज कर दिया। हमने सोचा कि यात्रा को रोका जाए, पर जनता ने ही उनका विरोध करके उनको भगा दिया। और इसलिए कांग्रेस अब बौखला गई है, कांग्रेस के नेता भी बौखला गए। आज का जो कमलनाथ जी का कृत्य था वो बौखलाहट था। जब बौखलाहट होती है तो इस प्रकार की घटना होती है। पार्टी की ओर से आपको एक पत्रकार वार्ता का पूरा राइटअप आपके पास पहुंच जाएगा, या पहुंचा कि नहीं पहुंचा? डिजिटल डाल दिया सबको। अच्छा, सबको डिजिटल डाल दिया। यदि आपके पास पहुंच गया हो तो आप उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और किसी भी विषय में आप यदि प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मुझे कहते हुए बहुत अपार हर्ष है कि इस जन यात्रा के माध्यम से हमने सभी मौसम का लुत्फ उठाया। बहुत भीषण गर्मी देखी जब हमने शुरुआत की थी, फिर बारिश देखी, बारिश के बाद जब पूरे गीले हो गए तो ठंडी हवा भी देखी हमने, और फिर बढ़िया कुआर की धूप भी देखी। तो कुल मिलाकर हमें चारों जो हमारे सीजन होते हैं उसका लुत्फ भी हमने उठाया। पर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कल शायद आपके सबके प्रतिनिधि वहां कन्नौज में होंगे, आप पूछिएगा, 11:30 बजे सभा प्रारंभ हुई वहां। रतलाम में 11:30 बजे सभा प्रारंभ हुई, नीमच में 11:30-12 बजे सभा प्रारंभ हुई, गरोठ में ठीक 12 बजे सभा प्रारंभ हुई। उसके बाद भी हर जगह हजारों की संख्या में नागरिक जन आशीर्वाद यात्रा का इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जन आशीर्वाद यात्रा को जो आशीर्वाद मिला है, हम निश्चित रूप से सरकार बनाने वाले हैं। एक तरफ हमारी नकल करते हुए कांग्रेस ने भी एक यात्रा निकाली
जन आक्रोश तो नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश ही वहां ज्यादा देखने को मिला। कल का जैसे मैंने वीडियो देखा है, आपके पास भी पहुंचा होगा, वो छोटे नाती राजा कहां से रहते हैं, छतर, वहां की मैंने कुश्ती देखी, कुर्सी फेंकते हुए मंच पर देखा। तो इस प्रकार के आक्रोश भी हमने देखे हैं, पर मैं पूर्णतः इस बात से बहुत कॉन्फिडेंस में हूं कि जनता ने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, 10,000 किलोमीटर यात्रा हमने की है और हर जगह जो प्यार मिला है, हम नतमस्तक हैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो प्यार आपने दिया है, जो पुष्पों की वर्षा की हम पर बोझ है, हम अपने कर्तव्य पथ पर चलकर आपकी सेवा कर इस बोझ को हल्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि कुछ पूछना चाहे प्रश्न तो स्वागत है। सभी पत्रकार साथियों से विनम्र आग्रह है कि हम सभी के प्रश्न ले सकें, इसलिए एक प्रश्न और संक्षिप्त में अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी को खुशबू दीदी, खुशबू दीदी पूरे जवाब दूंगा। जी जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो कमलनाथ जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। इन्वेस्टर समिट भी रखी गई, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए एक विश्वास जरूरी होता है जो मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। खाली उनको इंदौर में बुलाकर टीसीएस कंपनी दिखा देना, इंफोसिस दिखा देना, आईटी पार्क ले जाना, शिक्षा के क्षेत्र में सिम्बायोसिस कॉलेज घुमा देना, मीठीबाई कॉलेज घुमा देना, इंदौर ही इंदौर में और इंदौर के आसपास मल्टीनेशनल कंपनी जो कि 100% एक्सपोर्ट करती है फार्मेसी, वो पीतमपुर जाकर देख ले तो शायद उनकी आंख खुल जाएगी। और ये जो हमने आंकड़े बताए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, ये हमारे आंकड़े नहीं है, सांख्यिकी विभाग के आंकड़े, तो उसको पढ़ लें। नौजवानों के लिए भी कहा है कि नौजवान बेरोजगार हैं, जितनी थ्योरी आ रही है, अगर नौजवानों की तरफ बीजेपी अगर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी सरकार को लात मार के भगा देना चाहिए। कमलनाथ जी ने अभी हाल ही अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि क्या मार के भगाना चाहिए ये तो जनता तय करेगी और आगे पता लग जाएगा आने वाले चुनाव में। हाँ चंद्रवेदी जी। गौरव चतुर्वेदी। महिला सशक्तिकरण के मामले में आप जो बात कर रहे हैं, जी महिला सशक्तिकरण के मामले हाँ में जी। जो आप बात कर रहे हैं, लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना को 1200 रुपये दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के अंतिम समय में हालत खराब देखते हुए दोनों जगह पर ये काम किए गए हैं, पहली चीज। और दूसरा, क्या इसी विधानसभा चुनाव से इतनी प्रतिशत महिलाओं को विधानसभा में टिकट दिया जाएगा? देखिए, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि हमारी लाडली बहना योजना जरूर अभी प्रारंभ हुई, पर लाडली बेटी योजना कब चालू हुई थी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब चालू हुई थी? गांव की बेटी योजना कब चालू हुई थी? लाडली लक्ष्मी योजना कब चालू हुई थी? ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है सरकार की, और हमने शुरू से ही महिला सशक्तिकरण और महिला को गर्भ में बचाने का आंदोलन छेड़ा। आप याद करिए, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जो हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती थी, उसका परसेंट मात्र 26 था, 26 या 36 हो सकता है, 26 एग्जैक्ट मेरे को फिगर याद नहीं, 26 या 36 था। आज 80% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही, क्योंकि आज हर गांव के अंदर टेलीफोन करो, जननी गाड़ी आ जाती है और ले जाती है, प्रसव कराती है हॉस्पिटल में ले जाकर। हमारी आशा कार्यकर्ता पता लगा लेती है कि उसके क्षेत्र में कौन गर्भवती महिला है, उसकी चिंता करती है। आज हमने गर्भ में बेटी को बचाने के लिए जो अभियान चलाया, उसका लाभ ये हुआ है कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात जो 1000 बच्चों के अंदर 925 बेटियां पैदा होती थी, आज 946 हो गई। और इसी प्रकार हमारी वृद्धि बढ़ती रही तो आने वाले 5 वर्षों में ये अनुपात
और बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। प्रियंका पांडे जी। दूसरा, वो विधानसभा में क्या टिकट देने की बात है? वो तो अभी जो ये जो आया है आरक्षण का बिल, ये आरक्षण का बिल अभी आप सभी को मालूम है कि आपने पूरा पढ़ा हो, तो जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद महिलाओं की सीट आरक्षण होगी, उसके बाद ही इस पे कोई निर्णय होगा। हाँ जी। महिला आरक्षण में एक्चुअल कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां मौका दे, यहाँ के पार्षद पति वही घर के लोग वही महिलाएं चुनाव लड़ लेते हैं। आपकी एक्चुअल कार्यकर्ता जो है वो लगातार मेहनत ही करते रह जाती है, ये हमने हर चुनाव में देखा। तो क्या ये महिला आरक्षण एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करने वाला होगा? आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म में इस विषय को जरूर रखूंगा। जी राजेंद्र कोपरगांव जी करिए। कैलाश जी, आपकी जन आशीर्वाद यात्रा जब निकल रही थी तो धड़ाधड़ लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। सिंधिया जी के साथ जितने लोग आए थे ज्यादातर लोग वापस जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि लोग पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए? क्या संगठन की कोई कमजोरी है इसमें? भारतीय जनता पार्टी ने होलसेल में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराया था, वो रिटेल में करा रहे हैं। सिद्धार्थ माछीलाल जी पीछे की तरफ एक ईटीवी से। यही वाला सवाल था, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई साहब, लोग जा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारी कैडर, अब मैं इस पे विस्तार से जवाब दे देता हूँ। बेटो आप इतने गंभीर पत्रकार हो यार, अब आपने पूछा तो बोलना ही पड़ेगा। हालांकि हमारी छोटी पुलिस भी बहुत गंभीर पत्रकार है, पर देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी कैडरलेस पार्टी है और हमारी पार्टी में कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। जब विचारधारा के ऊपर महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है तो वो लोग पार्टी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमारे काबिल भी नहीं होते, हमारे लायक भी नहीं होते, इसलिए उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी सर, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, जहां कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में आए थे वापस जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है काफी नाराज के देखने को मिल रही है। अभी आपकी जो जन आशीर्वाद चल रही थी उसमें विधानसभा एक के अंदर जो है पूर्व विधायक को लेकर विरोध शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में इसी तरह के आ रहे। देखिए जब कोई भी पार्टी मास पार्टी बन जाती है, सरकार जिसकी रहती है लंबे समय तक, तो थोड़ा बहुत इस प्रकार की घटना हो जाती है, पर हमारे यहाँ हम लोग समझाते हैं तो कार्यकर्ता समझ जाते हैं। मिथिलेश गुप्ता जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और मीडिया को भी ये चुनौती मानना चाहिए और हकीकत दिखाने की नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं कमलनाथ जी से पूछता हूं कि इस देश के अंदर लगभग 6 दशक तक केंद्र में सरकार उनकी रही, प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, क्या बेरोजगारी जीरो हो गई थी? पूछिएगा उनसे। हम तो दावे से कह रहे हैं कि हमने दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जितनी बेरोजगारी थी उसको हमने कम किया, और अभी जो नई योजना माननीय शिवराज जी की है, जो कि सीखो कमाओ योजना, उसमें कभी लाखों नौजवान जा रहे हैं, स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में सुनहरे सपने देखेंगे। कीर्ति राणा जी, उसके बाद सागर चौकसी जी। आपने देश की और प्रदेश की बात करेंगे, आपको इंदौर में 1 नंबर की सीट कांग्रेस से छुड़ाने के लिए क्या रमेश मेंदला को 1 में भेज रहे हैं, और 2 नंबर सीट को सेफ जोन मानते हुए आकाश विजयवर्गीय को वहाँ चुनाव लड़वाएंगे? दूसरा एक कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का अपेक्षाओं का आप केंद्र बने हुए, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में भी आप प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ? तीनों प्रश्नों का जवाब इसके बाद अपन मिलेंगे। किसी वही मेरे मित्र है भाई, वो कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं उनको बता सकता हूँ। सागर चौकसी। सवाल तो हम भी जानना चाहते हैं। हाँ, तो आप भी उनके साथ आ जाते हैं। महेंद्र सोनगिरा जी। आपने जो जीडीपी की बात करी, मध्य प्रदेश में जीडीपी की जो ग्रोथ 35,000 करोड़ 2003 में जो थी, अभी जो है 3.5-4 लाख करोड़ हो गया मध्य प्रदेश का। लेकिन जब कर्जे की भी बात करें, 2003 के पहले 20,000 करोड़ कर्जा था, पर व्यक्ति 3,500 रुपए का कर्जा था।
अब वो बढ़ के 4 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि टोटल 46,000 पर पर्सन कर्जा बढ़ा है। तो क्या घी मतलब कर्जा लगे घी पीने की कहावत चरितार्थ कर रही बीजेपी? देखिए, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कर्जा बैंक उसी को देती है जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, हर किसी को नहीं देती। मैं इंदौर का मेयर था, तो मुझसे कहा गया कि मैंने कहा मेरे को 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं देश भर की और दुनिया भर की बैंकों में, एशिया डेवलपमेंट बैंक में भी गया, और तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी तो ही नहीं, तुमको कर्जा क्या है? तो जिस राज्य की पेइंग कैपेसिटी होती है उसको कर्जा मिलता है, और आज देश का ऐसा कोई सा भी प्रदेश नहीं जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। कर्जा तो होता है, और ये डेवलपमेंट के लिए, ये विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी है। महेंद्र सोनगिरा जी, उसके बाद पीयूष पारी। कैलाश जी, मेरा ये सवाल है कि 2018 में आपकी पार्टी का नारा था, माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, पार्टी हार गई। इस बार टीम भाजपा दिखाई दे रही है और आपका नारा है अब की बार भाजपा सरकार। तो पिछली बार की गलती को इस बार सुधार लिया गया है, और टीम भाजपा का क्या आकलन आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। नहीं, देखिए, ये तो बहुत अच्छा हमारे पत्रकार बंधुओं ने, और मैं तो नाम ही ले लेता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। हॉटलाइन ने शुरू में चलाया था ये, और उसके बाद ये नेशनल मीडिया में भी चल गया ये नैरेटिव। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कोई नाराज भाजपा है, महाराज भाजपा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब लोग एक ही हैं, कार्यकर्ता भी एक ही हैं, और इसका तो अच्छा ईमानदारी से बताइए, जन आशीर्वाद यात्रा किस किस ने देखी इंदौर के बाहर? इंदौर की बात नहीं करता हूँ। आपको कैसा लगा देखने के बाद? मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसने आशीर्वाद नहीं दिया, सबने बहुत आशीर्वाद दिया। हाँ, बोलिए। पीयूष पारी जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 76 का हो गया, लेकिन अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, जान अभी बाकी है, और कांग्रेस की टिकट को लेकर जो मशक्कत अभी चल रही है, पहली लिस्ट बीजेपी आ गई है, लेकिन कांग्रेस में क्या आपको लगता है कि मशक्कत कहाँ पर है? क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में टकराव एक बड़ी वजह है? देखिए, वहां तो सिर्फ टकराव ही टकराव, चाहे दिग्विजय सिंह जी का हो, कमलनाथ जी से, चाहे अरुण जी का हो, कमलनाथ जी से, चाहे सुरेश पचौरी जी का हो, कमलनाथ जी से, और इन सब का सूरज वाला जी से, क्या नाम है इनका? सुरजेवाला जी से। सबका आपस में टकराव ही टकराव, वहां प्रेम नहीं, वहां तो खेमेबाजी है। वोट इसके 10 टिकट, इसके 5 टिकट, इसके 15 टिकट, इसके 20 टिकट, ऐसे सौदेबाजी होती है। संजय गुप्ता। हाँ, युवा तो ही 76 साल की उम्र में भी वो जिस प्रकार पत्रकारों का अपमान करते हैं इस उम्र में, तो या तो युवा है, या फिर दूसरा शब्द में बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। संजय गुप्ता जी, 10 सूत्र से। सर, कैलाश जी, पूरा आपने यात्रा पूरा मध्य देखा है, मालवा निमाड़ में क्या स्थिति दिख रही है? दूसरा एक बात कही जा रही है कि ग्वालियर चंबल में जो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में लोग आए हैं, उस कारण काफी नाराजगी, उस बार काफी नुकसान बीजेपी को होगा। तो मालवा निमाड़ में पिछली बार चूक गए थे, उस बार ग्वालियर चंबल की और दोनों जगह की स्थिति आपको क्या लग रही है? मैं दोनों जगह होके आया, मालवा निमाड़ में अधिकांश जगह होके आया, और चंबल में भी बहुत जगह होके आया। ग्वालियर में गया मैं, ग्वालियर ग्रामीण में गया, गुना में गया, अशोकनगर में गया, ऐसे सब दूर होकर आया मैं। भीतरवाड़ तक गया, इधर केपी सिंह कहाँ से बोलते हैं, पिछोर तक गया था मैं। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है निमाड़ मालवा में भी और ग्वालियर चंबल में भी। कैलाश जी, संघ से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक नई पार्टी मध्य प्रदेश में बनाई है, और वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या असर डालेंगे? हाँ, मैंने सोशल मीडिया में देखा जरूर था, पर उनका क्या असर होगा अभी तो बस एक ही न्यूज देखी थी मैंने, उसके बाद फिर भी देखा है। बाहर के लोग, नेपालपुर में भी यही है कि स्थानीय कैंडिडेट दीजिएगा, तो क्या पार्टी इस विषय पर भी चर्चा कर रही है? देखिए, ऐसा है कि कोशिश यही की जा सकती है, जो व्यक्ति जहां पर रहता है वहीं पर उस जिले के व्यक्ति को ही टिकट दें, बाहर के जिले को व्यक्ति को टिकट नहीं दे, ये हमारी कोशिश रहती है। तो महू में भी जो टिकट है वो इंदौर जिले के ही कार्यकर्ता है, और नेपालपुर में भी जो टिकट है वो इंदौर जिले के ही कार्यकर्ता। रवि सिसोदिया जी। जयपुर में
कराना चाहती है, क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत संबोधित किया गया है, यानी जो इंडिया है वही भारत है। तो भारत और इंडिया के बीच में भाजपा झगड़ा कराने का काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये विषय भी नहीं है। ये पता नहीं कैसे आया और कैसे इस पर बहस चालू हो गई। हमने तो कभी भारत और इंडिया ऐसा हो, पर हाँ लोगों की डिमांड जरूर है कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, हमें भारत ही लिखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुराणों के अंदर भी भारत के बारे में जो सुभाषित है उसमें भारत देश का जो श्लोक है कि गंगा एक तरफ है, समुद्र है एक तरफ, वही भारत देश है। तो ये एक सुभाषित जरूर है, लोगों ने जरूर कहा है कि पर भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है कि हम भारत और इंडिया अलग अलग करने का कोई प्लान बना दें। समीर खान जी के बाद अंशुल मुकाती जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आपकी जो जनआशीर्वाद यात्रा निकली, तो वहाँ उस दिन भी जो है कोई एक बड़ा मध्य प्रदेश को कुछ मिलने वाला है, जैसे आज ही बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो मध्य प्रदेश के लिए दोनों हाथ से लुटाते हैं और इसीलिए हम तो कहते हैं कि मोदी जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, क्योंकि बहुत उन्होंने दिया है और आगे भी देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इसीलिए जो डबल इंजन सरकार की हम बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि मोदी जी ने कितनी वंदे भारत ट्रेन दी है, आप देख रहे हैं कितने कॉरिडोर दिए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिए हैं, ग्वालियर चंबल कॉरिडोर दिया है और नई नई ट्रेन भी चल रही है और हमारे एयरपोर्ट बहुत तेजी से बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारी फ्लाइट्स मध्य प्रदेश में काफी बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार का मध्य प्रदेश के प्रति बहुत अनुराग है और प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश के प्रति विशेष कृपा है। जारी किया गया है, मतलब मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी का एक वीडियो भी जारी किया गया भोपाल में, तो क्या उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर होता है, पहले हम नारा लगाते थे कि बच्चा बच्चा राम अटल बिहारी लगा तो अटल बिहारी थे जब तक अटल बिहारी जी, अब मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं। तो जो नेता है उसका नाम तो आता ही क्यों भी, रमेश जी गलत नहीं करो। विनोद शर्मा जी। हाँ राठौर साहब। भाई साहब, हर जगह आप जन आशीर्वाद यात्रा में जा रहे हैं, हर जगह से आपकी भी डिमांड आ रही है कि हाल ही में सोनभद्र के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, तो आप कहाँ चुनाव लड़ेंगे? और दूसरी बात, ये जो दल बदल की राजनीति चल रही है, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, 40 सीट के बाद में अगर सेकेंड सूची आती है, फिर अगर ये रहेगी तो कितनी बड़ी चुनौती होगी भाजपा की? देखिए, पहला प्रश्न आपने ये पूछा कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा। मेरा आखिरी चुनाव महू से लड़ा था मैं, और अब मैंने पार्टी को बता दिया है कि नए लोगों को मौका दें, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। पर फिर भी मैं सिपाही तो भारतीय जनता पार्टी का, यदि उन्होंने कह दिया कि इस मोर्चे पर डट जाओ तो पीछे नहीं हटूंगा मैं। हाँ, इतना बता देता हूं। प्रजातंत्र से विनोद शर्मा जी। दूसरे प्रश्न का उनका जवाब था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विचारधारा के ऊपर अपने आप को समझने लगता है तो वैसे भी वो पार्टी के लायक नहीं होता। मतलब एक तो ये कि जो सोनगंज है, जैसे देपालपुर और महूगा, तो आपने बताया कि जेल के लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे सोनगंज है, सोनगंज में तो इंदौर से आपने देखा लंबे समय से वहाँ पे ही हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बाहर के लोगों को उतारती है। तो क्या वहाँ पे कार्यकर्ता तैयार नहीं हो पा रहे हैं क्या? नहीं, वहाँ के लोगों की डिमांड ही रहती है कि इंदौर से भेजो, इंदौर से डिमांड और सप्लाई का